हम लोग दो प्रश्नावली 1.1 और 1.2 कर चुके हैं। अब हम लोग जो अपनी तीसरी प्रश्नावली कर रहे हैं, इससे पहले क्योंकि ये रिलेटिवली थोड़ी डिफिकल्ट है इस सेंस में कि एक नया कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। स्टार्टिंग की जो दोनों ही प्रश्नावली थी उसमें कुछ भी नया नहीं था। तो यहाँ पर एक बार एक जो प्रमेय थी वो मैं फिर से रिइटरेट कर देता हूँ। जैसे वो प्रमेय बोलती है कि मान लीजिए कोई संख्या, कोई अभाज्य संख्या p है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है और इससे आप a स्क्वायर में भाग दे पाते हो। तो a क्या है? a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर आप p से a स्क्वायर में भाग दे पाओगे तो फिर p से a में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये एक प्रमेय थी। जब हम लोगों ने इसका थ्योरी पढ़ी थी, चैप्टर वाइज धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन इसका बहुत बार यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर a स्क्वायर को आप p से डिवाइड कर पाएंगे, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो a भी p से पूरी तरह विभाजित हो पाएगा। ठीक, ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये बताइए कि हम लोगों ने √2 और √3 मतलब वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 ये किस तरह से अपरिमेय संख्याएं हैं, हम ये भी देख चुके हैं। ठीक है, इसी में इससे थोड़ा आसान प्रश्न हो जाता है जब हम कुछ और तरह की संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो इसी में एक्सरसाइज नहीं है हमारी, लेकिन इससे पहले का एक उदाहरण है, और वो उदाहरण भी हम लोग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वैसे प्रश्न भी आ जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो एक प्रश्न है, जैसे आपकी बुक में ही दे रखा है, एग्जाम्पल है, मैं बता देता हूं वहीं से। 5 - √3 सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? कि ये एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर हम, जैसे हमने जब √2 और √3 को किया था, तो आपको याद होगा कि हम दोनों का वर्ग कर देते थे और हम ये मानते थे कि √2 बराबर कोई a/b है, जहां पर a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, और फिर बाद में हम प्रूव कर देते थे कि a का भी एक गुणनखंड 2 है और b का भी एक गुणनखंड 2 है। इसका मतलब a और b सहभाज्य नहीं है, और इसलिए ये जो लिखा था वो गलत है, और इस वजह से √2 जो है वो परमेय माना था हम लोगों ने, वो गलत हो जाएगा, इसलिए अपरमेय हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने किया हुआ था। मैं ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि आपने √2 कैसे किया था। ये वाली जो इस तरह की संख्याएं आती हैं, इनको करना थोड़ा और आसान होता है। इसमें क्या मान लेते हैं? इसमें आप मान लेते हैं, फिर से वही मान लेते हैं कि मान लिया कि एक परमेय संख्या है, तो अगर ये परमेय संख्या होगी तो इसको कुछ a/b में लिखा जा सकता है, जहां पर a और b कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य। क्या लिख दिया यहाँ पर कि a और b सहभाज्य तो है, लेकिन साथ में a और b पूर्णांक भी हैं, और पूर्णांक को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूर्णांक भी हो गया। साथ में b जो है वो शून्य नहीं होता है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक, ये लिखना जरूरी है क्योंकि इसके बिना जो a और b है उसका पूरा पूरा मीनिंग क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये मान लिया। अब क्या करते हैं? अब √3 को इधर ले आते हैं, a और b को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 - a/b, ये हो गया वर्गमूल 3। अब क्या किया? अब हम लोगों ने इसी को थोड़ा सा सरल कर लिया, 5b - a/b, और यहां पर आपका आ गया √3। बस इतना करना है, ये बहुत ही आसान है। इसमें इतना क्यों करना है? b और a क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक से आप पूर्णांक का गुणा करोगे। 5 भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है, इसका मतलब ये तो आपको एक पूर्णांक मिल गया। क्या मिल गया? ये पूर्णांक। और a क्या है? a भी एक पूर्णांक है, तो आप एक पूर्णांक से दूसरा पूर्णांक घटा रहे हो तो भी आपको एक पूर्णांक मिलेगा, और फिर आप एक पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक से भाग दे रहे हो। ठीक, तो यहां पर तो ये पूर्णांक मिला आपको, और ये भी एक पूर्णांक है, और आप एक पूर्णांक से दूसरा पूर्णांक घटाओगे। z1 से मान लीजिए z बोल लेते हैं पूर्णांक को, z2 घटा रहे हो तो आपको कोई पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक, अब उस पूर्णांक में आप क्या कर रहे हो? एक पूर्णांक से भाग दे रहे हो, और आपको पहले से ही पता है कि जो b है वो शून्य तो है नहीं। ठीक, तो आपने एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया तो आपको क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो ये जो पूरी संख्या है वो क्या हो गई? ये हो गई आपकी एक परिमेय संख्या। लेकिन आप ये जानते हैं कि √3 यानी कि वर्गमूल 3 ये तो एक अपरिमेय संख्या है। और इस वजह से
अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर तो हो नहीं सकती, कोई भी परमेय संख्या किसी दूसरी अपरमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकती। और यहां से हम कर देते हैं कि इसका मतलब जो हमने माना था, ये जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, जो हमने मान लिया था, वो क्या है, गलत है। और अगर ये गलत है, इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 को आप a बटे b के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। और अगर नहीं लिख सकते, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो एक अपरमेय संख्या है। तो इसकी आप लैंग्वेज कैसे लिखते हो, मैं लिख करके आपको बता देता हूं। क्या लिखा है, कोई भी परमेय संख्या किसी दूसरी अपरमेय संख्या के समान नहीं हो सकती, चूंकि इसलिए हमारा प्रारंभिक अजम्पशन जो हमने मान लिया था कि 5 माइनस वर्गमूल 3 को आप a बटे b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये गलत है। और इसका मतलब ये नहीं लिखा जा सकता। यहां पर फिर अगली लाइन लिख देंगे कि 5 माइनस वर्गमूल 3 को हम a बटे b के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इस वजह से, किस वजह से, और इस वजह से 5 माइनस रूट 3 जो है वो a बटे b में लिखा नहीं जा सकता। और इस तरह से 5 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या, क्योंकि यही तो अपरमेय संख्या की परिभाषा होती है, जिसको आप a बटे b के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, जहां पर a और b पूर्णांक हो। ठीक, तो ये हमारी प्रश्नावली 1.3 से पहले के जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, आप टाइटल देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। उसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करा दूंगा, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है ना कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ दे रहे हैं एक्सरसाइज से पहले, तो उनको भी हमें कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने करा दिया। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।